नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरा, हाल ही में इस योजना को सितंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी के दौरान राशन वितरण के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में मंजूरी दी गई थी। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति की भी घोषणा की गई। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने निःशुल्क दिया जाता है। हाल ही में इस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक 6 सदस्यीय समिति होती है। दूसरा, इसका गठन आरबीआई द्वारा किया जाता है। तीसरा, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन जो दिए गए हैं प्रश्न में वो सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 8 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के मुताबिक किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए, ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। बी, इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2006 में किया गया था। सी, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अथवा डी, मानवाधिकार परिषद में कुल 93 सदस्य देश हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया। इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके यह कदम उठाया गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च साल 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था।
इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें से अगर किसी सदस्य के ऊपर मानवाधिकारों के घोर एवं चरणबद्ध यानी लगातार उल्लंघन करने का प्रमाण पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भक्तमाल एक कृति है, रचना है, इसका रचनाकार कौन था? विकल्प हैं ए सूरदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी गोस्वामी नाभादास अथवा डी जयदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी भक्तमाल के रचयिता थे गोस्वामी नाभादास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास भक्तिकाल के एक प्रमुख कवि, धर्मगुरु और लेखक थे। इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को राम भद्राचल जो कि तेलंगाना में है, गोदावरी नदी के पास माता जानकी देवी व पिता रामदास जी के घर हुआ। गाने बजाने व टोकरी बनाने का काम करने वाला उनका परिवार भगवान श्री राम का उपासक था। ये डोम समुदाय से संबंधित थे। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्त संबंधी स्फुटपद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान किया गया है। अष्टयाम ब्रजभाषा में गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। राम संबंधी स्फुट पदों का उल्लेख खोज रिपोर्टों में मिलता है। हाल ही में पंजाब सरकार ने इनके जयंती पर एक राजकीय अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। दरअसल पंजाब में गुरु नाभादास के काफी अनुयायी हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रही फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम अथवा डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी उत्तराखंड में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड अपनी खूबसूरत फूलों की घाटी के लिए काफ़ी मशहूर है। यह घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है। हाल ही में बताया गया कि इस साल यह घाटी ट्रैकिंग के लिए 1 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए खोली जाएगी। ये फूलों की घाटी नंदा देवी के पास है। ये खूबसूरत जगह अल्पाइन फूलों के आकर्षक घास के मैदानों, जानवरों और जीवों की समृद्धि और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको फूलों की 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनमें एनीमोन, जेरेनियम, प्राइमुलस, ब्लू पोस्पी और ब्लूबेल जैसे फूल शामिल हैं। लेकिन यहाँ देखने के लिए सबसे फेमस फूल जो है वो है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य फूल भी है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।